हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और 21 फरवरी के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 20 और 21 फरवरी के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको साथ में नोट करते जाना है। और बच्चों, आपको पता है कि मैं आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती हूँ, जिनमें कई सारे आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन होते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके है ये हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी आपको साथ में नोट करते जाना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों, चैनल पे सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है उसको भी ऑन कर लेना। उसमें जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के द्वारा पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? ठीक है, किस अफ्रीकी देश ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बुरुंडी, नामीबिया, मलावी और सूडान। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ही देश अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये चारों देश हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलावी ने क्या किया है, पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, 5 साल से अधिक समय में अफ्रीका में पहला जंगली पोलियो वायरस का मामला सामने आया है, यानी 5 साल में पहली बार ये मामला सामने आया है, इसको पहली बार देखा गया है। और बच्चों, ये जो पोलियो है ये क्या है, एक वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है जो कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। और इसे रोकने के लिए, पोलियो जो संक्रामक रोग है इसे रोकने के लिए लोग क्या कराते हैं, टीकाकरण कराते हैं। और इसका सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो 5 साल तक के बच्चों में होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसीलिए 5 साल तक के बच्चों के लिए क्या किया जाता है, पोलियो का टीकाकरण कराया जाता है। क्लियर है? अब बच्चों देखिए, मलावी देश की बात आई थी, तो मलावी ये मैंने आपको बता दिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो जिसकी राजधानी क्या है, लिलोंग्वे है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, क्वाचा है। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, लाजर चकवेरा। राष्ट्रपति जो है उनका नाम क्या है, लाजर चकवेरा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इमेज में इन्हें हम सब जानते हैं, ये कौन है, शाहरुख खान। तो गेमिंग ऐप A23 ने किसे, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, A23 क्या है, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। यानी कि इस ऐप पर आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं जिसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म माना गया है। और इस प्लेटफॉर्म पर कैश टूर्नामेंट, रमी इंडियन ओपन टूर्नामेंट आदि गेम शामिल हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? हमें बताना है कि गोल्डन वीजा कार्यक्रम जो बंद किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद किया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या है, यूके गोल्डन वीजा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया है। ठीक है,
यानी कि विदेशी जो भी यूके से बाहर के लोग हैं, यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड का क्या किया है, निवेश किया है, तो उन्हें ये वीजा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, यूके जो कंट्री है वहां पे निवास कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त हो जाता है गोल्डन वीजा के तहत। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो यूके आया है, तो यूके में आपके 4 देश शामिल हैं। यूके को ही हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके को हम क्या कहते हैं और ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जिसमें आपके 4 कंट्री शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका इंग्लैंड है, दूसरा आपका आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, और साथ ही आपका स्कॉटलैंड भी इसमें आता है, स्कॉटलैंड, और चौथा जो आपका कंट्री है वो है आपका वेल्स। तो इन चारों देश के समूह को मिला करके क्या कहा जाता है, यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया गया है? यहाँ पे मनाया गया है कर लेना। ठीक है, वैसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो किसी एक ही डेट को फिक्स मनाया जाता है, वो डेट हमें बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 21 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 17 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 फरवरी। 21 फरवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 2022 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये क्या है 2022 में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम रखी गई है। देखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने सबसे पहली बार 1999 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो देशों की अलग अलग भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देना है, यानी कि हर देश की जो भी भाषा है उनकी अपनी क्या है, एक वैल्यू है। तो इस चीज को जागरूक करते हुए क्या किया गया है, इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। ठीक है, भारत की यूपीआई प्रणाली को किस देश ने पहली बार अपनाया है? तो नेपाल देश ने पहली बार यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे नेपाल देश की बात आई है, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू। मुद्रा क्या है यहाँ की, नेपाली रुपया। और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है, शेर बहादुर देउबा। और साथ ही साथ जो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और बच्चों देखिए यूपीआई जो यहाँ पर टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए इमेज में यहाँ पे लिखा है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, यू से क्या है यूनिफाइड, पी से पेमेंट्स और आई से इंटरफेस। ये हो गया आपका यूपीआई का फुल फॉर्म। और जो यूपीआई है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 19 फरवरी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी। ठीक है, हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इस वर्ष इस दिवस की जो थीम रखी गई है वो क्या है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थीम क्या है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रखी गई है।
और बच्चों आपको बता दूं कि जो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वो क्या है कि जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको बिना किसी भेदभाव जैसे किसमें किया जा सकता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, तो आदि ये जो सारी चीजें हैं इनके आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो इस भेदभाव को खत्म करते हुए लोगों को बराबर से क्या करना है, न्याय दिलाना है। ठीक है, तो ये क्या है, इस दिवस का उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का। अब देखिए यूएनओ ने 2007 में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और ये दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, चेन्नई, पणजी और बेंगलुरु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई। मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई के नागरिकों के लिए जल टैक्सी को झंडी दिखाकर रवाना किया है, या कह सकते हैं कि इसका जो पहली बार उद्घाटन है वो किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है, वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों मुंबई की बात आई है तो मुंबई जो आपका शहर है ये क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे हम देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है तो हम महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन है, वर्तमान में उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बच्चों उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चन्नवीरा कानवी का निधन हो गया, वे किस भाषा के लेखक व कवि थे। कवि को ऐसे लिखना है, गलत टाइप हो गया था, कोई नहीं। ठीक है, लेखक व कवि थे ये हमें बताना है, किस भाषा के लेखक थे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नड़ भाषा। तो यहाँ देखिए इमेज में ये है चन्नवीरा कानवी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये कन्नड़ भाषा के लेखक व कवि थे। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इन्हें यानी कि चन्नवीरा कानवी को क्या कहा जाता है, समन्वय कवि के रूप में जाना जाता है और इन्हें सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेटीएम। ट्विटर इंक ये क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसने अपने फीचर टिप्स फीचर, ठीक है, इसके फीचर का नाम क्या है, टिप्स फीचर, इसके समर्थन के लिए क्या किया है, पेटीएम के साथ समझौता किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ट्विटर ने इस फीचर की जो घोषणा है वो कब की थी, मई 2021 में इस फीचर की घोषणा की थी और इस फीचर पे क्या किया है, पेटीएम के साथ समझौता किया, यानी कि इस फीचर के साथ लोग जो भी ट्विटर पे जिनका अकाउंट है वो पेटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे ट्विटर की बात आई है तो ट्विटर का जो गठन है ये कब हुआ था, इसका गठन पहली बार 21 मार्च 2006 में हुआ था और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है। और साथ ही साथ ट्विटर के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, पराग अग्रवाल। ठीक है, ट्विटर के सीईओ कौन हो जाएंगे, पराग अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस दिन मनाया गया है, स्वास्थ्य कार्ड दिवस, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिन
मनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 फरवरी। ठीक है, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ देखिए इमेज में, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, ये दिया जाता है। तो इसका जो 7वां दिवस मनाया गया है इस साल, तो वो हमारा किस तारीख को मनाया गया है? 19 फरवरी को। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या है, यह कार्ड मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा, ठीक है, ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें और पैदावार को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और देखिए बच्चों, इस कार्ड को पीएम मोदी ने पहली बार 19 फरवरी 2015 को कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान के सूरतगढ़ नामक शहर में इस कार्ड को पहली बार, इस कार्ड का पहली बार क्या किया था? शुभारंभ किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो भी केंद्र में सरकार होती है उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको आपको ज्यादा फोकस रखना होता है, क्योंकि एग्जाम से जो भी प्लान्स होते हैं यानी कि योजनाएं होती हैं उनसे जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको इनकी एक तो शुरुआती डेट, सबसे पहली बार किस राज्य में किस जगह से शुरू हुई है, ठीक है, और इसकी डेट क्या थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। और जो योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, या कह सकते हैं किस विषय से संबंधित है, उस पर भी आपको फोकस रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमित शाह ने कहा कि पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यहाँ पे अमित शाह का नाम आया है, तो ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। क्लियर है? चलिए इसकी और व्याख्या देखेंगे। देखिए शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला यह देश का पहला पुलिस बल बन गया है। शस्त्र लाइसेंस यानी कि जो भी लोग क्या रखते हैं? शस्त्र रखते हैं, यानी कि हथियार रखते हैं, उनके लिए उन्हें लाइसेंस चाहिए होता है। और बच्चों ये जो लाइसेंस होता है ये अभी तक आपका बुकलेट के फॉर्म में दिया जाता था, यानी कि इसमें कई सारे पेजेस होते थे। तो इन सारे पेजेस को खत्म करके एक क्या कर दिया गया है? एक स्मार्ट कार्ड बना दिया गया है, जिससे जो भी हथियार धारक लोग हैं उनकी चेकिंग करने में भी आसानी होगी और उन्हें भी ये जो कार्ड है इसको कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्ड और ऐप लॉन्च किए गए हैं। क्लियर है? यानी कि दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इनको लॉन्च किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, चीन, सऊदी अरब या फिर यूएई। तो यहाँ देखिए इमेज में इंडिया का समझौता किसके साथ हो रहा है? यूएई का, यूएई के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएई। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे यूएई कंट्री जो आई है इसका मतलब क्या है? इसका पूरा नाम होता है संयुक्त अरब अमीरात, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, और ये जो आपका यूएई है ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इसकी राजधानी की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगी? अबू धाबी। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? दिरहम है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। तो ये
यूएई के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी और 15 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हर साल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो दो राज्य हैं, ये अपना हर साल 20 फरवरी को क्या करते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए पहले हम लास्ट पॉइंट को देखेंगे। 20 फरवरी 1987 को ये दोनों राज्य अपने अस्तित्व में आए थे, इसीलिए ये जो डेट है 20 फरवरी, इस दिन क्या करते हैं, ये दोनों देश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो राज्यों की बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, इसकी पहले राजधानी आप जान लीजिए, वो क्या है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल जो है वर्तमान में, वो कौन है, बीडी मिश्रा। ठीक है, बीडी मिश्रा। और बच्चों दूसरा जो राज्य है मिजोरम, तो इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी क्या, आइजोल। ठीक है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, जोरामथंगा। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, हरि बाबू कंबोपति। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सागरिका घोष, प्रियम गांधी, उमा दास गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, उमा दास गुप्ता। ठीक है, उमा दास गुप्ता ने जो बुक लिखी है इसका नाम क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह पुस्तक ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए टैगोर के काम को रेखांकित करती है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुस्तक में जो बता रहे हो उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण कार्य हैं वो हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के कामों में ग्रामीण कार्यों को भी इसमें शामिल किया है। तो इस पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चों हमारे लेक्चर के आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है हमें, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आकाशदीप, रिंकू सिंह, साकिब उल गनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साकिब उल गनी। साकिब उल गनी रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक, 13 शतक का मतलब 300 रन। ठीक है, एक शतक में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं। तो यहाँ पे 13 दिया है, तो यानी कि 300 रन से ज्यादा कह सकते हैं, या 300 रन इसमें आते हैं 13 शतक में, जो कि किसने बनाए हैं, साकिब उल गनी ने। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए साकिब उल गनी बिहार राज्य के हैं, तो इन्होंने किसकी ओर से खेला है, बिहार राज्य की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेला था। और इन्होंने बिहार बनाम मिजोरम, जो मैच खेला जा रहा था वो बिहार और मिजोरम की टीम के बीच में खेला जा रहा था। और रणजी ट्रॉफी मैच में इन्होंने 405 गेंदों में कितने रन बनाए हैं, 341 रन बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी हो गए हैं। तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आपको शेयर करना है। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपको शेयर करना है, ताकि ये अच्छे से अच्छा जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये उन तक भी पहुंच सके।
और आपको क्या करना है, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऐसे ऑन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।